आप सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आने वाले समय में एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली और 2026 में पेपर होगा। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको एडीपीओ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर हमें कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमसे ज़रूर बात करें। चलिए अब हम बात करते हैं एडीपीओ को निकालने का फंडा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो जेजे एक्ट है उसकी सहमति डेट कि इसे सहमति कब मिली थी। इसे सहमति मिली थी 31 दिसंबर 2015 को और लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 से। इसका एक्ट नंबर है 2, 112 धाराएं हैं और टोटल 10 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर कहाँ से कहाँ तक चलता है यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक एक्ट का एक्ट नंबर, सहमति डेट, लागू डेट और चैप्टर याद होने चाहिए, क्योंकि 32 एक्ट है। 32 एक्ट के 32 एक्ट नंबर भी पता होने चाहिए, तभी आपका एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे और बना रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, जिसे पढ़कर आप एडीपीओ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम देर ना करते हुए देख लेते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जेजे एक्ट 2015 संविधान के किन उपबंधों को समाविष्ट करता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 15A, बी अनुच्छेद 39E और एफ, सी 45-47 उपरोक्त सभी। क्योंकि यह सभी अनुच्छेद है इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 15(3) होना चाहिए जो ए लिखा है। चलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, जेजे एक्ट 2015 किन उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए, मामलों के न्याय निर्णयन एवं निपटारे में उनके सामाजिकरण के लिए, मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। बी विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त या जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का अधिनियमन करना। सी उपबंधित प्रक्रिया और उसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से बालकों के पुनर्वास और उनके आनुषंगिक विषयों के समेकन और संशोधन के लिए अधिनियम लाया गया था। यह तीनों हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद तीसरा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 द्वारा कौन से एक्ट को इसके पहले जो था उसको रिपील किया गया। इसके पहले 2000 का एक्ट था, उसको रिपील किया गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। चौथा, जेजे एक्ट वर्गीकृत है। सबसे पहले हमने आपको यही बताया था, इसमें 112 धाराएं हैं, 10 चैप्टर है, एक्ट नंबर 2 है।
31 दिसंबर 2015 को सहमति मिली, 15 जनवरी को लागू होगा। इसमें टोटल 10 चैप्टर, 112 धाराएं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका। 5वां, बालकों की देखरेख और संरक्षण किस साधारण सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। पहला चैप्टर चलता है 1 से 2 तक, जो प्रारंभिक की बात करता है। दूसरा चैप्टर सामान्य सिद्धांत की बात करता है, जिसमें केवल एक धारा है, धारा 3, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्याय 2 में बताया गया है। 6वां, न्यायिक बोर्ड के संबंध में उपबंध किया गया है। चैप्टर 2 में सामान्य सिद्धांत है, 3 में बोर्ड के बारे में बताया गया है, 4 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 में समिति है। 7वां, बाल कल्याण समिति के बारे में उपबंध किया गया है अध्याय 5 में, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। 6 में उसकी प्रक्रिया बताई गई है और चैप्टर 7 में समाज के बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 में अडॉप्शन के बारे में बताया गया है। 9 में पेनल्टी और 10 में मिसलेनियस। इस प्रकार आपको प्रत्येक चैप्टर याद होने चाहिए। 8वां, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना, साथ और समाज। इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां, जे एक्ट 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 31 दिसंबर 2015 को, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 10वां, जे एक्ट 2015 का प्रवर्तन किया गया, यानी कि लागू किया गया था 1 जनवरी नहीं है, 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। 31 दिसंबर 2015 को सहमति मिली। कभी कभी 32 एक्ट है, 32 एक्ट के एक्ट नंबर, सहमति, लागू डेट कन्फ्यूजन होने लगती है, सभी को होता है, क्योंकि हम लोग मानवीय अवतार है, कोई भगवान का अवतार नहीं है, सबको भूलता है। एक ही फंडा है एडीपीओ को क्वालिफाई करने का एग्ज़ाम, बार बार रिवीजन करो, और कोई फंडा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, भूलता सभी को है। इसके बाद 11वां, जे एक्ट 2015 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 12, जे एक्ट 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है धारा 2(1) में, इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद 13, परित्यक्त बालक से अभिप्रेत है। परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है 2(1) में, अपने जैविक माता पिता से अभितृप्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। बी ऑप्शन, दत्तक ग्राही माता पिता से अभितृप्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। सी, अपने संरक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात घोषित किया गया है। यह तीनों हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी जिसे परिभाषा की धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। इसके बाद 14, दत्तक ग्रहण से अभिप्रेत है। दत्तक ग्रहण को परिभाषित किया गया है 2(2) में, और दत्तक ग्रहण रेगुलेशन को परिभाषित किया गया है 2(3) में। ए ऑप्शन, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बालक
को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। बी, ऐसी प्रक्रिया जब वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्व सहित जैविक बालक बन जाता है। यह दोनों सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 15वां जे एक्ट संशोधन अधिनियम 2021 क्रमांक 23 का 21 द्वारा एक्ट की धारा 2 में उल्लेखित प्रशासक शब्द को हटा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, प्रशासक। 16 पश्चातवर्ती देखरेख से अभिप्रेत है। पश्चातवर्ती देखरेख को परिभाषित किया गया है 2(5) में। ऐसा बालक उन व्यक्तियों की देखरेख जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 21 वर्ष की पूरी नहीं की है। बी, उन व्यक्तियों की देखरेख जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया। सी, ऐसे व्यक्तियों के प्रति वित्तीय और अनाथ सहायता का उपबंध किया जाना। उपरोक्त सभी यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 17 प्राधिकरण से अभिप्रेत है कारा, CARA। कारा को परिभाषित किया गया है धारा 68 में 7, 53, 11। 7 में कारा को परिभाषित किया गया, 53 में सारा को परिभाषित किया गया परिभाषाओं में, और 11 में हैंग कन्वेंशन को परिभाषित किया गया है। लेकिन इसकी मेन धारा 68 है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। धारा 67 में सारा को परिभाषित किया गया, 67 और सारा, लेकिन इसका सी ऑप्शन ही सही होगा जो इसमें पूछा गया है। इसके बाद 18 भीख मांगने से अभिप्रेत है। भीख मांगने को परिभाषित किया गया परिभाषा में 2(8) में, और इसकी मेन धारा है 76 भीख मांगने से संबंधित। ए ऑप्शन किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना भीख मांगना है। बी, किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना। बिल्कुल सी भी सही है, आप पढ़ लीजिए, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपको अनुमान लगाना है, ए सही है, बी सही है और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, तो सी तो सही हो ही जाएगा। यहाँ पर गलत तो पूछा नहीं गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 यदि किसी बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और ज़रूरत, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा किए जाने के सुनिश्चित करने के लिए किए गए किसी विनिश्चय को आधार बनाया जाए तो वह कहलाता है बालक का सर्वोत्तम हित। इसे परिभाषित किया गया है 2(9) में। इसके बाद 20 बोर्ड से अभिप्रेत है। बोर्ड से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित JJB बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। 21 बाल संरक्षण और इंटर कंट्री अडॉप्शन की बाबत सहयोग संबंधी हैंग कन्वेंशन के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग केंद्रीय प्राधिकरण कहलाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा।
22 बालक से अभिप्रेत है। बालक शब्द को परिभाषित किया गया है 2:12 में और किशोर शब्द को परिभाषित किया गया है 2:35 में। बालक से तात्पर्य है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो और किशोर से तात्पर्य है जो 18 वर्ष में कम है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 23 जे एक्ट 2015 में बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 24 जे एक्ट 2015 की धारा 2:12 में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है उस व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक यानी कि 2:13 के बालक शैतान बालक और 2:14 में विधि का संरक्षण करने वाले बालक है। ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने कोई अपराध किया और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की एज पूरी नहीं की है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जे एक्ट के अंतर्गत विधि संबंधित विरोध में किशोर से ऐसा कोई किशोर अभिप्रेत है जो ... की तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूर्ण ना कर लेता हो अपराध किए जाने की तारीख से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा गया है। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से अभिप्रेत ऐसा बालक है। ये ऑप्शन जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निवास स्थान नहीं है एवं जीवन निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा गया है तो सही है बी ऑप्शन जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उनसे संबंधित विधियों का उल्लंघन किया है और पथ पर भीख मांगते हुए पाया जाता है। यह भी सही है। सी जिनके माता पिता नहीं हैं और देखरेख एवं संरक्षण के लिए कोई इच्छुक नहीं है। बिल्कुल सही है। 2:14 के तीनों बालक है जिसे जरूरत और देखरेख की आवश्यकता है। डी ऑप्शन जो गुमशुदा या भागा हुआ है जिसके माता पिता युक्त जांच के पश्चात ही मिल सके हैं, यह भैया असत्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 28 जे एक्ट 2015 के अंतर्गत कौन बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा? स्वतंत्र घोषित करने की परिभाषा 2:21 में दी गई है। बाल कल्याण समिति घोषित करेगी। 28 का ए ऑप्शन सही है। 29 जे एक्ट 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है? बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है 2:20 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 बालक न्यायालय से अभिप्रेत है। बालक न्यायालय से अभिप्रेत है ए ऑप्शन बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय। बी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012 के अधीन विशेष न्यायालय, जहां
इस एक्ट के अधीन अपराधों का ट्रायल करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। 31 जेजे एक्ट 2015 की किस धारा के तहत बालक देखरेख संस्था को परिभाषित किया गया है? बाल देखरेख संस्था को परिभाषित किया गया है 221 में। 32 बालक देखरेख संस्था के अंतर्गत बाल गृह भी आता है, खुला आश्रय ऑब्जर्वेशन होम भी आता है, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, यानी कि सभी आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 33 समिति से अभिप्रेत है। समिति से अभिप्रेत है धारा 27 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। 27 और समिति इस प्रकार आप पकड़ सकते हो। चलिए इसके बाद अगला आता है 34 नंबर का। न्यायालय से अभिप्रेत है। न्यायालय से अभिप्रेत है ए ऑप्शन, कोई सिविल न्यायालय, दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा दोनों। इसके बाद 35 शारीरिक दंड के अंतर्गत आता है। शारीरिक दंड के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में पीड़ा पहुंचाना अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। बी बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना, ये भी शामिल है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 36 जेजे एक्ट 2015 के अधीन जघन्य अपराध यानी कि 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का प्रावधान है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 जेजे एक्ट 2015 के अधीन जघन्य अपराध में वह अपराध सम्मिलित है जिसमें कारावास का दंड 7 वर्ष या उससे अधिक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 38 जेजे एक्ट के अधीन इंटर कंट्री अडॉप्शन से निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत से बालक का दत्तक ग्रहण अभिप्रेत है? अनिवासी भारतीय द्वारा, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, सी किसी विदेशी द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 39 किशोर से अभिप्रेत है ऐसा बालक जो 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 इंटर कंट्री अडॉप्शन के संबंध में एनओसी प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? एनओसी जारी की जाती है कारा द्वारा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, कारा। धारा 68 में परिभाषित किया गया है कारा को। 41 जेजे एक्ट 2015 में अनिवासी भारतीय किसे कहा गया है? वह व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में 1 से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है उसे, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 42 जेजे एक्ट में किस बालक को अनाथ समझा जाता है? जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है उसमें किस बालक को अनाथ समझा जाता है? इसका ए ऑप्शन है
जिसकी जैविक दत्तक माता पिता नहीं है, जिसका कोई विधिक संरक्षक नहीं है। सी, जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में सामर्थ्य नहीं है। उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 43 जे एक्ट 2015 में विदेशी भारतीय नागरिक किसे कहा गया है? वह व्यक्ति जो नागरिकता एक्ट 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक कहा गया है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 44 जे एक्ट के अंतर्गत छोटे अपराधों के अंतर्गत दंड का प्रावधान है 3 वर्ष के कारावास। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 45 जे एक्ट 2015 में लोक स्थान का वही अर्थ है जो अनैतिक व्यापार एक्ट 1956 में दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 46 जे एक्ट 2015 के अधीन दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में नातेदार से अभिप्रेत है। नातेदार को परिभाषित किया गया है 252 में। चाचा चाची, मामा मामी, बी पितामह पितामही, सी मातामह मातामही। यह तीनों शामिल है नातेदार में, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी। 47 जे एक्ट के अधीन घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए VNSS या BNS या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 3 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास। बी 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। ए और बी दोनों सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। 48 एक्ट के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत दिए गए हैं धारा 3 में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चैप्टर 2 जिसमें केवल एक ही धारा है 3। 49 किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह अवधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्वक या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। सिद्धांत निहित है। यह सिद्धांत निहित है निर्दोषिता की अवधारणा के सिद्धांत में। इसका सी ऑप्शन सही है। 50 बालक की देखरेख और उसका पोषण और उसकी संरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक कुटुंब या यथास्थिति दत्तक अथवा पालक माता पिता की है। सिद्धांत निहित है। यह सिद्धांत निहित है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत कहते हैं इसको, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 51 प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अपनी एकांतता और गोपनीयता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह सिद्धांत निहित है। प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। 52 जे एक्ट 2015 की धारा 3 में
कौन से सिद्धांत वर्णित है? समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत है, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत है, सी गैर कलंकीय शब्दांतों का सिद्धांत है, डी उपरोक्त सभी है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 53, जेजे एक्ट 2015 की किस धारा में जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को परिभाषित किया गया है? धारा 4 में। धारा 3 में तो सामान्य सिद्धांत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 54, प्रत्येक जिले में एक या अधिक जेजेबी की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। 55, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस एक्ट के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। बी, इस एक्ट के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए। इस एक्ट के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी उपरोक्त दोनों ए और बी विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिभाषित किया गया है। यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए परिभाषाओं में कहाँ। 56, किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। प्रधान मजिस्ट्रेट होगा एमएम या जीएमएफसी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। 57, किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसके पास अनुभव होगा, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 58, किशोर न्याय बोर्ड होगा। किशोर न्याय बोर्ड में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, इसका बी ऑप्शन सही। एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य बोर्ड में, टोटल 4 लोग। 59, जेजे एक्ट की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें एक महिला होगी और एक विशेषज्ञ होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। 60, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से जुड़ा है, कम से कम 7 वर्ष से। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 61, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य बताना है। कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा अगर उसे नैतिक अधर्मता में अंतर्वलित अपराध का दोषी ठहराया गया है और ऐसी दोष सिद्धि के बाद में उलट दिया गया है। यही असत्य सी। 62, बोर्ड के प्रधान सहित सभी सदस्यों को बालकों की देखरेख, संरक्षण एवं विधिक उपबंधों के लिए ऐसा प्रेरणा, प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण उसकी नियुक्ति की डेट से कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी? 60 दिन के भीतर। इसका सी ऑप्शन सही है। 63, इसमें आपको असत्य कथन बताना है। बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान के सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार
जांच के पश्चात समाप्त कर सकता है यदि वह सदस्य बोर्ड की कार्रवाई में बिना किसी विधिमान्य कारण के 2 माह तक भाग लेने में असफल रहता है। 2 माह नहीं है, 3 माह हैं, जो बिल्कुल असत्य है, इसलिए इसका बी हो जाएगा। 64, यदि किसी बालक के संबंध में इस एक्ट के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। ए ऑप्शन, जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी। बी ऑप्शन, उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश ऐसे पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। 62, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है धारा 7 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 66, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले के अंतिम निपटारे के समय या धारा 18(3) के अधीन कोई आदेश करने में सदस्य उपस्थित रहेंगे। प्रधान मजिस्ट्रेट कम से कम 2 सदस्य और उपस्थित होने चाहिए अंतिम निर्णय में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 67, किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां कृत उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 8 में। धारा 7 में प्रक्रिया है, धारा 8 में शक्तियां कृत उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 68, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो इस एक्ट के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने अपराध किया है और ऐसी राय को अविलंब अभिलेखबद्ध करेगा और उस बालक को ऐसी कार्रवाई के रिकॉर्ड के साथ तत्काल कार्रवाइयों पर तत्काल कार्य करेगा। बी, कार्रवाइयों पर अधिकारिता रखने वाले बोर्ड को तत्काल भेजेगा, यानी कि बोर्ड को भेजी जाएंगी तत्काल, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 69, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी के संबंध में धारा 10 बात करती है, धारा 13 बताती है गिरफ्तार किया गया है जो बालक। धारा 10 में, धारा 13 में सूचना देना, इत्तला करना। 70, इसमें आपको असत्य बताना है यदि विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तब जिस बालक की गिरफ्तारी की गई है उसे यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 48 घंटे, यही गलत है 48 घंटे, 24 घंटे होना चाहिए, इसलिए सी हो जाएगा इसका। 71, ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है का उपबंध किया गया है। धारा 12 में बैल के बारे में बताया गया है। 12 और बैल इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 72, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा जब वह विश्वास करने के लिए युक्ति युक्त आधार प्रतीत होते हो कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि वह ज्ञात अपराधियों से मिल जाएगा, उसकी मानसिक शारीरिक जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सी, उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे, तब उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन।
73। यदि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के कितने दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा 7 दिन के भीतर। ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 74। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच के संबंध में उपबंध किया गया है। जांच का उपबंध किया गया है धारा 14 में, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 75। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की डेट से कितनी अवधि के भीतर पूरी की जाएगी? 4 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। 76। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत जघन्य अपराध की दशा में प्रारंभिक निर्धारण कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 3 महीने के भीतर। सी ऑप्शन इसका सही है। 77। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा किया जाएगा समन मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया का अनुसरण करके। इसका बी ऑप्शन सही है। 78। किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड किस बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा? ए ऑप्शन अपराध करने के लिए उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता। बी अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता। सी उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 79। जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथाशीघ्र VNSS के अधीन किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगी? समन मामले के ट्रायल की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। बी ऑप्शन सही है इसका। 80। किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 15 में प्रारंभिक निर्धारण की बात की गई है के अधीन बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा करने वाला आदेश धारा 101(2) के अधीन अपील के योग्य होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। 81। जांच के लंबित होने का रिव्यू उपबंधित है धारा 16 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 82। CJM या MM बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का रिव्यू करेगा। रिव्यू किया जाएगा 3 महीने में एक बार, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83। बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का पुनरावलोकन करने वाली उच्च स्तरीय समिति का चेयरपर्सन कौन होगा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष चेयरपर्सन होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। 84। विधि का उल्लंघन न करते पाए गए, इसमें धारा 17 सही है। धारा 18 में पाए गए हैं। धारा 17 18 में 17 में
ना करते पाए गए, 18 में करते पाए गए विधि का उल्लंघन। इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि ना करते पाए गए आया है। 85 विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में बोर्ड निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित कर सकता है? ए ऑप्शन, बालक को समुचित जांच करने के पश्चात ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात उपदेश या भाषण के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। बी, बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा। सी, बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। उपरोक्त में से कोई भी आदेश दे सकता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 86 बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 19 में 87 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 19(3) के अधीन बालक न्यायालय में सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है 18 वर्ष से कम आयु का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, आप लोग अगर पता हो 21 वर्ष वैसे होना चाहिए, 18 वर्ष तो नहीं है। आप लोग कमेंट करिए कौन सा सही है। वैसे 21 होना चाहिए। 88 बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली, यानी कि धारा 20 की बात कर रहा है, 20 में 21 पूरी कर ली, इस प्रकार हमने आपको बताया था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, धारा 20। 89 विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस एक्ट या अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर नहीं दिया जाएगा। ना तो ऐसे बालक को मृत्युदंड दिया जाएगा, ना ही लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत कथन बताना था इसमें 90 में। ए ऑप्शन, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध अध्याय 8 जो अब VNSS के अध्याय 9 हो चुका है, परिशांति कायम करने, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसिद्ध की जा सकेगी इसमें लिखा है, लेकिन नहीं की जाएगी। यही तो असत्य है भैया। ए ऑप्शन। यहाँ पर 223 लिखा है, जो यहाँ पर 246 हो चुकी है VNSS की धारा। आप अगर डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें लिख लीजिए 223 की जगह 246, चैप्टर 8 की जगह 9। इक्यानवे लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। लंबित यानी कि पेंडिंग मामले 25 और पेंडिंग, बी ऑप्शन इसका सही है। 92 विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार कौन ले सकेगा जो विशेष गृह या ऑब्जर्वेशन गृह में रखा गया था और वह भगोड़ा हो गया है। धारा 26 में भगोड़ा की बात की गई है। बोर्ड, इसका जो ये ऑप्शन है कोई भी पुलिस अधिकारी, बिल्कुल सही है। इसके बाद 93 बाल कल्याण समिति के गठन के संबंध में
धारा 27 बात करती है समिति के गठन के बारे में। 27 और समिति इस प्रकार आप पकड़ सकते हो, बी ऑप्शन सही है। 94, जरूरतमंद बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 95, जे एक्ट के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका भी बी ऑप्शन सही है। 96, बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण, अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की डेट से व्यवस्था की जाएगी 2 माह के भीतर। इसका बी ऑप्शन सही है। 97, बाल कल्याण समिति गठित होगी जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। टोटल 1+4 यानी कि 5 लोग होंगे, इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 98, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसका बी ऑप्शन सही है। 99, कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा अगर वह मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स बाल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। बी, ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधर्मता अंतर्निहित है दोष सिद्ध किया गया है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है। सी, बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में भी लिप्त रहा है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 100, बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त की जाएगी। बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाएगी 3 वर्ष के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 101, निम्नांकित में से गलत यानी कि असत्य कथन बताना है। राज्य सरकार द्वारा सदस्य की नियुक्ति जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी यदि ए ऑप्शन वह इस एक्ट के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। बी, वह बिना किसी विधिमान कारण के लगातार 3 माह तक समिति की कार्रवाई में उपस्थित रहने में असफल रहा है। सी, वह किसी वर्ष में न्यूनतम 2/4, 3/4 है भैया, 2/4 नहीं है, यही तो असत्य है। सी ऑप्शन। 102, बाल कल्याण समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनरावलोकन कौन करेगा? डीएम करेगा भैया, डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। सी ऑप्शन इसका सही है। 103, बाल कल्याण समिति को VNSS द्वारा, क्योंकि अब यहाँ पर नया लॉ आ गया है इसलिए VNSS पढ़ा जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। निम्नलिखित में से किसको प्रदत्त की गई शक्तियाँ प्राप्त होंगी? MM और JMFC, ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 104, बाल कल्याण समिति की शिकायत निवारण अधिकारी DM होगा, यानी कि ए ऑप्शन, जिला मजिस्ट्रेट। 105, बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। समिति के बारे में धारा 27 और 28 में प्रक्रिया होगी
जब 27 में समिति हो गई तो अब उसकी प्रक्रिया बनाई जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए। धारा 28 106 बाल कल्याण समिति 1 महीने में कम से कम 20 बैठकें करेंगी, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका 20। 107 बाल कल्याण समिति द्वारा मामले का अंतिम निपटारा किए जाते समय कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? कम से कम 2। ये तो बोर्ड में थी, लेकिन समिति में 3। टोटल सदस्य होते हैं 5, 1 अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य, 3 सदस्य होने चाहिए अंतिम निपटारे में। 108 बाल कल्याण समिति की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है धारा 29 में। 27 में समिति, 28 में प्रक्रिया, 29 में पावर, 30 में कृत्य। इसके बाद 109 बाल कल्याण समिति के कृत्य। देखो कृत्य आ गया भैया, हर होते हैं पूछो अब, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। धारा 30 बिल्कुल सही है। इसके बाद 110 देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? लोक सेवक द्वारा, स्वयं बालक द्वारा, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। डी उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा पेश किया जा सकता है, इसका डी ऑप्शन सही है। 111 जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का और बालक को यथास्थिति बाल गृह या आश्रम गृह या सुविधा उपरोक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने या सौंपने की रीति का उपबंध करने के लिए किशोर न्याय एक्ट से संगत नियम बनाने की शक्ति धारा 31(2) के अधीन किसे दी गई है? यह शक्ति दी गई है राज्य सरकार को, इसलिए इसका बी ऑप्शन लगा दीजिए। 112 जेजे एक्ट की धारा 32 के अधीन, 32 में बाध्यकारी प्रावधान है भैया। संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट की जाती है। बाल कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षक निकटतम थाने में बाल वृद्ध सेवाओं उपरोक्त में से किसी को भी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 113 यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 33 के अधीन रिपोर्ट न करने का अपराध किया है तो वह दंडनीय होगा 6 महीने के कारावास या 10,000 रुपये के जुर्माना, दोनों। इसका सी ऑप्शन सही है। 114 जेजे एक्ट 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए शास्ति 6 महीना 10,000 रुपये, यानी कि 610 माइनस 6 से 6 महीना और 10 से 10,000, या माइनस है तो या समझिए, अगर हम प्लस करते तो और, यानी कि दोनों, इसलिए सी ऑप्शन है इसका। 115 ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने बालक का सरेंडर किया है, इसे सरेंडर को धारा 35 में परिभाषित किया गया है। बालक के सरेंडर संबंधी अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 116 सामाजिक अन्वेषण 15 दिन में पूरा किया जाता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 117 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 36(5) के अधीन डीएम के निर्देशों के बावजूद समिति द्वारा
लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उक्त समिति को समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका बी ऑप्शन सही है। 118 जेजे एक्ट की धारा 36(5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी विलंब की दशा में, अगर नई समिति का गठन किया जाता है उसे विलंब होता है तो जिले पास के जिले की बाल कल्याण समिति को उसका प्रभार सौंप दिया जाता है। जब तक वह समिति गठित नहीं हो जाती। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 119 किसी 2 वर्ष तक की आयु के बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा बालक के पेश किए जाने की डेट से 2 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। 120 2 वर्ष से अधिक है तो 4 महीना हो जाएगा इसका। इसके बाद 121 अनाथ, परित्यक्त और सरेंडर यानी कि अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाएगा? 3 सदस्यों द्वारा। सी ऑप्शन सही है। 122 पुनर्वास और समाज मिलाने की प्रक्रिया धारा 39 में बताई गई है, यानी कि बी ऑप्शन। 123 जेजे एक्ट की धारा 40 के अनुसार किसी भी बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी या खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? धारा 40 में प्रत्यावर्तन और संरक्षण की बात की गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 124 जेजे एक्ट की धारा 40 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से निम्नलिखित में से किसको प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है? माता पिता, दत्तक माता पिता अथवा पोषक माता पिता को संरक्षक योग्य व्यक्ति। उपरोक्त में से कोई भी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 125 जेजे एक्ट के अधीन बाल देखरेख संस्थाओं के रूप में रजिस्ट्रेशन के आवेदन की तारीख से 1 महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई इंटरिम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन की प्राप्ति के सबूत को किसी संस्था को 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए चलाने हेतु इंटरिम रजिस्ट्रेशन समझा जाएगा। सी ऑप्शन। 126 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 41 के अधीन किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 41, 54, 42 एक साथ पढ़नी थी। 41 में रजिस्ट्रेशन, 54 में निरीक्षण, 42 में। इसको आप कमेंट में बताइए क्या है 42 में। अगर ऑप्शन दोगे तो याद आ जाएगी, वैसे हमें भी भूल चुकी है। आप कमेंट में बताइए। 127 बाल देखरेख संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए शास्ति। शास्ति है बाल देखरेख संस्था द्वारा
1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना। यही है 42 में शास्ति। 11 माइनस 1 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना, बी ऑप्शन। 128 जे एक्ट 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए दंड का प्रावधान है। 11 माइनस 1 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए जुर्माना। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 129 रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने में प्रत्येक दिन के लिए विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा, 30 दिन। इसका बी ऑप्शन सही है। 130 खुले आश्रय प्रत्येक महीने आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत सूचना किसे भेजेंगे? जिला बालक संरक्षक को, समिति को सूचना दी जाएगी, यानी कि ए और बी। डी ऑप्शन सही है। 131 जे एक्ट 2015 की धारा 46 के अधीन 18 वर्ष के बालक के देखरेख संस्थाओं को छोड़ने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 132 ऑब्जर्वेशन होम की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है, धारा 47 में। बी ऑप्शन सही होगा। ऑब्जर्वेशन गृह स्थापित किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, इसका भी बी ऑप्शन है। 134 ऑब्जर्वेशन गृह स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए, इसका ए ऑप्शन सही है। 135 स्पेशल होम की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया है, धारा 48 में, इसका बी ऑप्शन सही है। 136 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए स्पेशल होम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, सी ऑप्शन इसका सही है। 137 जे एक्ट 2015 की धारा 49 के अधीन स्थापित प्लेस ऑफ सेफ्टी में निम्नलिखित में से किसे रखा जाएगा? 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है। सी विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का सिद्ध दोष ठहराया गया है। डी उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 138 प्रत्येक जिले या जिले के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक एनजीओ के माध्यम से बाल गृह की स्थापना राज्य सरकार करेगी, इसका सी ऑप्शन सही है। 139 जे एक्ट 2015 की धारा 52 के अधीन योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? मान्यता प्रदान की जाती है बोर्ड द्वारा या समिति द्वारा, इसका बी ऑप्शन सही है। 140 किशोर न्याय एक्ट 2015 की धारा 54 के अधीन निरीक्षण समितियां किसके द्वारा नियुक्त की जाएंगी? निरीक्षण समितियां धारा 54 में नियुक्त की जाती हैं राज्य सरकार द्वारा। 141 बोर्ड समिति विशेष किशोर पुलिस यूनिट रजिस्ट्रीकृत और मान्यता प्राप्त
योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कौन करेगा? मूल्यांकन किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, डीएम द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा। डी ऑप्शन सही है इसका। 142 जेजे एक्ट की धारा 55 के अधीन स्वतंत्र मूल्यांकन केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार का मूल्यांकन प्रभावी माना जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही है। 143 जेजे एक्ट की कोई बात हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण एक्ट 1956 के उपबंध के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। इसका सी ऑप्शन सही है। 144 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको गलत कथन बताना था। दंपत्ति की दशा में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति होगी, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। बी कोई एकल या विच्छिन्न विवाह व्यक्ति भी दत्तक ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सी कोई एकल पुरुष किसी बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता है। पुरुष बालक को ग्रहण कर सकता है लेकिन बालिका को एडॉप्ट नहीं कर सकता है कोई एकल पुरुष। इसमें क्या लिखा है? कर सकता है। यही तो भैया गलत है। डी ऑप्शन। 145 जेजे एक्ट 2015 के किस धारा के अधीन किसी अनाथ परित्यक्त यानी कि 21 सरेंडर बालक 260 कि इंटर कंट्री अडॉप्शन की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है? इंटर कंट्री अडॉप्शन यानी कि धारा 59 में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 दत्तक ग्रहण के मामले को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके फाइल किए जाने की डेट से कितनी अवधि के भीतर निपटाया जाएगा? 2 महीने के भीतर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 147 जेजे एक्ट 2015 की धारा 64 के अधीन दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट भेजी जाएगी कारा को, धारा 68 में। 148 राज्य सरकार को वर्ष में कम से कम कितनी बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों का निरीक्षण करना होगा? कम से कम एक बार, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 149 जेजे एक्ट 2015 की धारा 66(3) के अधीन किसी संस्था पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? किसी संस्था पर 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। 150 राज्य दत्तक ग्रहण यानी कि धारा 67 में इसे बताया गया है सारा, SARA, सारा और 67 इस प्रकार हमने आपको याद करवाया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 151 राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थापित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। सी ऑप्शन। 152 केंद्रीय दत्तक ग्रहण को धारा 68 में परिभाषित किया गया है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 153 केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण की संरचना समिति धारा 69 में बताई गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका होगा। इसके बाद 154 कारा
का अध्यक्ष कौन होगा? कारा का अध्यक्ष होगा सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 155 कारा की शक्तियों के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 70 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 156 जेजे एक्ट की धारा 70(2) के अधीन दत्तक ग्रहण के किसी मामले में कोई मतभेद होने की दशा में जिसके अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता भी है, किसका विनिश्चय अभिभावी होगा? कारा का निर्णय अभिभावी होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 157 कारा किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? केंद्र सरकार को। इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। 158 कारा के लेखा वार्षिक विवरण का प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श से विहित किया जाएगा? भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक द्वारा, यानी कि इसका सी ऑप्शन होगा। 159 बालक की पहचान प्रकट करने का प्रतिषेध धारा 74 में है। इसका बी ऑप्शन है। 160 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। 61 इसका बी ऑप्शन सही है। 161 बालक के प्रतिकूलता के लिए दंड का उपबंध है धारा 75 में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। 162 यदि कोई व्यक्ति बालक का वास्तविक भार साधक या कंट्रोल होते हुए बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट, हमला, परित्यक्त या अन्य द्वारा कारित करता है तो वह कितनी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाएगा? 1 लाख रुपए के जुर्माने से। इसका बी ऑप्शन सही है। 163 भीख मांगने के लिए नियोजित करना धारा 76 में और परिभाषा में 2(8) में परिभाषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 163 का बी। 164 यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है तो उसे धारा 76 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा 5 साल तक के कारावास से। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 165 यदि कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का अंग विच्छेद करता है या विकलांग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए का मुआवजा लगेगा, यानी कि जुर्माना लगेगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 166 यदि कोई सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा या आदेश के बिना किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लेकर धारा 77 में बताया गया साथ साथ पीने के बारे में 71 यानी कि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा ऐसे व्यक्ति को और 7 साल तक की सजा हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 167 किशोर बालक कर्मचारी के शोषण के संबंध में उपबंध किया गया धारा 79 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 168 यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय या क्रय करता है तो उसे 7 वर्ष तक के कठिन कारावास
5 वर्ष तक के कठिन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना और प्लस है 51+, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 169 एक्ट की धारा 82 के तहत उपबंध है शारीरिक दंड का, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 170 किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा और प्रथम दोष सिद्धि पर कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? 10,000 रुपये, इसका बी ऑप्शन सही है। 171 किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा और पश्चातवर्ती अपराध पर दंडनीय होगा 3 माह तक के कारावास, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 172 जे एक्ट के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो ऐसा अपराध संज्ञेय होने के साथ साथ अजमानतीय होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 173 जे एक्ट के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है। अपराध तो संज्ञेय होगा लेकिन जमानती हो जाएगा, अपराध तो असंज्ञेय है लेकिन अजमानती होगा। 173 का बी हो जाएगा इसमें। 174 जहाँ किशोर न्याय एक्ट के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसा अपराध जमानतीय और असंज्ञेय होगा। 174 का सी ऑप्शन सही होगा। 175 यदि कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। 176 बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना उपबंधित है, धारा 91 में। हाजिरी के बारे में धारा 90 में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अभिमुक्ति प्रदान करना 91। 177 आयु के बारे में निर्धारण किया जाता है धारा 94 में, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। 178 समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई एज अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। 179 समिति द्वारा बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर बालक न्यायालय में अपील करेगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 180 एक्ट की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील होगी सेशन न्यायालय में, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 181 जे एक्ट की धारा 101 के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी, इसका ए ऑप्शन होगा। 182 बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति VNSS में स्पेसिफाई प्रक्रिया के अनुसार
अपील फाइल करेगा उच्च न्यायालय के समक्ष, यानी कि हाई कोर्ट में। 183 जेजे एक्ट 2015 के अधीन रिवीजन की शक्ति केवल हाई कोर्ट के पास है। सी ऑप्शन इसका सही है। 184 समिति या बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति उपबंधित है धारा 104 में। इसका बी ऑप्शन सही है। 185 किशोर न्याय निधि के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 105 में, यानी कि बी ऑप्शन। 186 किशोर न्याय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। इसका भी बी ऑप्शन सही है। 187 किशोर न्याय एक्ट 2015 के अधीन किशोर न्याय निधि का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 188 बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सृजित निधि का प्रशासन किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही है। लेकिन 189 राज्य बालक संरक्षक सोसाइटी और जिला बालक संरक्षक यूनिट के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 109 में। इसका डी ऑप्शन सही है। 190 राज्य के लिए बालक संरक्षक सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बालक संरक्षण यूनिट का गठन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है। 191 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस यूनिट के संबंध में उपबंध किया गया है धारा 107 में। 192 ऐसे पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में डिजर्नेट किया जा सकता है जो सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। 193 जेजे एक्ट 2015 द्वारा निम्नलिखित को निश्चित कर दिया गया है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट 2000 को। इसका बी ऑप्शन सही है। 194 जेजे एक्ट 2015 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो 2 वर्ष में दूरी की जाएगी कठिनाई एक्ट प्रारंभ से। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इस प्रकार जेजे एक्ट से 194 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे। अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत बता दिए हैं तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि 200 प्रश्न थे, 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत हो सकते हैं। वो हमने आपको हिंट भी कर दी थी कहाँ पर मुझे डाउट है। आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा और अपनी राय दीजिए। चलिए आने वाले समय में हम किसी अन्य सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर एक फिर से वीडियो लाएंगे, जिससे आने वाले समय में जब आपका एमपी एडीपीओ का पेपर होगा तो 32 के 32 एक्ट आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, तभी एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि अब तो कंपटीशन भी हाई हो गया है। सिविल जज में 3 साल की प्रैक्टिस मांगने लगे हैं, तो जो सिविल जज के बच्चे थे अब उनका रुझान एडीपीओ की तरफ आ चुका है। इसलिए कंपटीशन हाई हो चुका है। इसलिए आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है। अगर 50 सीटें भी आती हैं तो आपकी एक सीट कन्फर्म होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।